हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग बिहार टीजीटी के लिए प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और आज की प्रश्नोत्तरी में हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय काव्यशास्त्र और उनके सिद्धांत, और उससे संबंधित ही प्रश्नोत्तरी आज हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसके माध्यम से आप लोग तैयारी कितना मजबूत कर पाते हैं और कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। जो आपको क्वेश्चन कठिन लगे या लगे कि ये क्वेश्चन अच्छा है, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ताकि बाद में एक बार देख सके तो आपका रिवीजन हो जाए। आप लोगों का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि कम समय में ही ज्यादातर प्रश्नों को हल किया जाए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि रस सूत्र के प्रणेता हैं, और देखिए आपके सामने ऑप्शन है भरत मुनि, मम्मट, अभिनव गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि भरत मुनि रस सूत्र के प्रणेता हैं। इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था जिसको पंचम वेद की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है कि इनमें से रस सूत्र कौन सा है, और आपके सामने देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगास रस निष्पत्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि रस सूत्र कौन सा है। ठीक है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विभावा अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, यही रस सूत्र है जिसको कि भरत मुनि ने दिया था, और इस पर विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। देखिए, यदि आप लोगों ने हमारी इसके पहले की प्रश्नोत्तरी नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जो बिहार टीजीटी करके एक प्ले लिस्ट बनाई गई है, उसमें जितने टीजीटी से संबंधित वीडियो हैं वो सब उसमें ऐड की गई हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है, और आपके सामने ऑप्शन है काव्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, काव्य मीमांसा, अलंकार, भ्रम भंजन। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो तीसरे नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा नाट्य शास्त्र। भरत मुनि के जो ग्रंथ लिखे हैं उसका नाम है नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि दंडी को आप कैसा आचार्य मानते हैं। अलंकारवादी, रसवादी, रीतिवादी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। और देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अच्छे अच्छे पढ़ने वाले लोग भी इसको गलती कर देते हैं। तो जो दंडी है वो अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 5 कि चंद्रालोक के रचयिता कौन है। चंद्रालोक के ग्रंथ है काव्य शास्त्र पर संबंधित मम्मट, जयदेव, अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ। 5 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो चंद्रालोक जो है उसको जयदेव ने लिखा है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 हो गया 6 कि ध्वन्यालोक किसकी कृति है। धनंजय, अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन, राजशेखर। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो ध्वन्यालोक जो है वो आनंदवर्धन की रचना है, और आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से धनंजय की कृति है काव्य दर्पण, दशावतार, 10 रूपक, काव्य अलंकार। 7 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, इनमें जो धनंजय की कृति है वो 10 रूपक है। ठीक है, 10 रूपक की रचना आपके धनंजय ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को
अच्छे तरीके से देखिए, जो नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करिए, याद करिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। वामन, कुंतक, धनंजय, मम्मट। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। 8 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं वो वामन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, कि अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किस आचार्य को माना जाता है? भामह, दंडी, मम्मट, अभिनवगुप्त। 9 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, अलंकार संप्रदाय का जो प्रवर्तक है उसको भामह को माना जाता है। इन्होंने एक काव्य अलंकार लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, कि मम्मट के ग्रंथ का क्या नाम था? नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, रस गंगाधर। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए, मम्मट ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था काव्यालंकार। ठीक है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कि काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मम्मट, दंडी, भामा, भरत मुनि। सही उत्तर का आप लोग चयन करना है। तो देखिए, जो काव्य शास्त्र में आरंभ भरत मुनि से ही माना जाता है, और आपके ऑप्शन में देखिए जो दिया गया उसमें भरत मुनि सर्वप्रथम आपके बी ऑप्शन में है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भरत मुनि के बाद भामा आ जाएंगे, भामा के बाद दंडी, दंडी के बाद मम्मट। यही इन लोगों का सीक्वेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से कौन रसवादी आचार्य हैं? रसवादी आचार्य का बताना है कि कौन है। भरत मुनि, वामन, कुंतक, आनंदवर्धन। 12 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो रसवादी आचार्य जो है वो आपके भरत मुनि जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, कि इनमें रस निष्पत्ति का व्याख्याता आचार्य कौन नहीं है? भट्टनायक, महीम भट्ट, भट्ट लोलट, आचार्य शंकुक। सही उत्तर चयन करिए। तो 13 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा महीम भट्ट। इनने रस की निष्पत्ति पर व्याख्या नहीं की। बाकी भट्टनायक, भट्ट लोलट, शंकुक, इन लोगों ने अपना अपना वाद और मत दिया है। अगला प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भरत मुनि, भामा, दंडी, मम्मट। 14 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, 14 का आपका सही उत्तर हो जाएगा भामा। एक ऐसा ही प्रश्न आपका इसके पहले भी आया था। ये प्रश्न नंबर आपका था 9 नंबर। ये देखिए, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक किस आचार्य को माना जाता है, और ये देखिए 14 नंबर, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भामा को माना जाता है। आप लोग इसको ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 15, कि शरीर तावदृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करें आप लोग। आपके सामने ऑप्शन है भामा, वामन, दंडी, रुद्रट। 15 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो जैसा कि 15 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो दंडी हो जाएगा। दंडी ने यह परिभाषा दी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। यह काव्य की परिभाषा किसने दिया था? किस आचार्य ने दिया था? आपके सामने ऑप्शन है मम्मट, विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ और दंडी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर का,
वो हो जाएंगे मम्मट। ये मम्मट की ही परिभाषा है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। इसको आप लोग ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दिया? आपके सामने ऑप्शन है दंडी, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, अभिनव गुप्त। 17 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो पंडित राज जगन्नाथ ने, इन्होंने ही रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम इसकी परिभाषा दी। अगला प्रश्न है कि रीतिरात्मा काव्यस्य यह कथन किस आचार्य का है? दंडी का, वामन का, कुंतक का, मम्मट का। 18 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो रीतिरात्मा काव्यस्य यह कथन जो है वो आपके वामन का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 कि रीति को वृत्ति किस आचार्य ने कहा है? वामन ने, कुंतक ने, मम्मट ने, आनंदवर्धन ने। तो 19 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मम्मट। मम्मट ने ही रीति को वृत्ति नाम दिया है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 कि इनमें से कौन सा तत्व काव्य हेतु नहीं है? प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति, अलंकार। 20 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अलंकार, ये काव्य हेतु नहीं है। बाकी प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति ये काव्य हेतु है। आचार्य दंडी ने मूल काव्य हेतु माना है प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिभा। प्रतिभा को दंडी काव्य का मूल हेतु मानते हैं। हेतु मतलब जानते हैं क्या होता है? कारण। काव्य का जो कारण है वो प्रतिभा है। देखिए, कुछ लोग प्रतिभा से कविता लिखते हैं, कुछ लोग अभ्यास से रिपीटेड हो जाते हैं तो कविता लिखना स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग व्युत्पत्ति से। तो प्रतिभा को ये मूल मानते हैं दंडी जी। प्रतिभा को शक्ति किसने कहा है? दंडी, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ। 22 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, प्रतिभा को शक्ति जो कहे हैं वो है आपके मम्मट जी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 कि वह कौन सा काव्य हेतु है जिसके अभाव में काव्य रचना संभव नहीं है? ये बढ़िया प्रश्न है और आपके सामने ऑप्शन है प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। 23 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, प्रतिभा के अभाव में काव्य रचना संभव नहीं है। आप कितनों अभ्यास किए रहिए, जब प्रतिभा रहेगी नहीं तो काव्य की रचना कैसे करेंगे? अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 कि आचार्य मम्मट ने काव्य कितने काव्य के प्रयोजन बताए हैं? 4, 5, 6, 7। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए, मम्मट जी ने जो काव्य के प्रयोजन बताए वो 6 बताए हैं। ठीक है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 और ये आज का अंतिम प्रश्न है। इसके आगे की प्रश्नोत्तरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रारंभ करेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तरी लंबा होने से देखने की इच्छा मर जाती है, तो आप लोग इच्छा बनाए रखिए और अगले वीडियो में प्रश्नोत्तरी देख लीजिए कि सकल मौलिक भूत प्रयोजन कौन सा है? कांता सम्मत उपदेश, श्वेतर रक्षते, सद्य परिनिवृत्ते, उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें
कि सकल मौलिकभूत प्रयोजन कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सद्य परिनिर्वृत्त है। तो दोस्तों यहां तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। हम लोग इसके आगे की प्रश्नोत्तरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।